अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। BBA 6 बेटा आज है हमारा ये लेक्चर नंबर 15। अच्छा बेटा एक चीज़ एक्चुअली ये कि आज मुझे थोड़ा फ़ीवर भी है और गला भी थोड़ा जो है इन्फेक्शियस है। तो अगर मैं उतना एनर्जाइज्ड वे में ना बोल पाई जिस तरह से नॉर्मली मैं अपने लेक्चर्स में को डिलीवर करती हूँ, तो इस चीज़ को माइंड नहीं करिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ठीक तरह से ही अपना जो पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप तक डिलीवर कर दूँ। लेकिन अगर जस्ट बिकॉज ऑफ माई थ्रोट इन्फेक्शन अगर मैं ना कर पाई तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा बेटा एनी हाउ आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले आपकी एक असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट जो है ये आपने मुझे 12 अगस्त तक जो है वो सबमिट करानी है। ठीक है, ये पहले मैंने आपकी जब मैंने एक्चुअली आपका ये लिखा था, आपका लेक्चर प्रिपेयर किया था, तो एट दैट टाइम मैंने 10 अगस्त इसको डिसाइड किया था। लेकिन वो कुछ नहीं हो, मेरी तबीयत की वजह से मैं लेक्चर भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो उसमें भी जो है वो एक दिन ज़ाया हो गया। तो दैट्स वाई मैंने टाइम को एक्सटेंड करके अब 10 की जगह पे 12 अगस्त जो है ये कर दिया है। और टॉपिक है आपका टेक्निक्स ऑफ होस्ट कंट्री कंट्रोल, यानी कि ये आपका MNCs के बारे में होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में होगा। और यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपनी होस्ट कंट्री कंट्रोल को किस तरह से मैनेज करती हैं, ये सारा इसी में आएगा। अच्छा बेटा जो हमारा लेक्चर नंबर 14 था उसमें हमने MNCs के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़े थे। ठीक है, और उस लेक्चर में भी मैंने आपसे मेंशन किया था कि हम आने वाले कमिंग लेक्चर में जो है वो हम कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है UNCTAD कोड, इसी तरह से आगे भी आपके OECD कोड्स चलेंगे। तो बेटा ये बेसिकली कोड्स का मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये कोड्स होते क्या हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि एज़ ऑल ऑफ अस नो कि ये हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस का सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल बिज़नेस का मतलब ये है कि हम किसी भी ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जो किसी एक कंट्री में नहीं है, किसी 2 कंट्रीज़ में नहीं है, बल्कि वो मल्टीपल कंट्रीज़ में है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द बिज़नेस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द बिज़नेस। अगर कोई बिज़नेस जो है वो बिज़नेस जो है वो 7-8 कंट्रीज़ में है, किसी कंट्री में ज़्यादा लार्जर स्केल पे, किसी कंट्री में कम लार्जर स्केल पे, लेकिन एनी हाउ वो किसी भी स्केल पे है, किसी भी कंट्री के अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर पा रहा है, उसके पास उस कंट्री में बिज़नेस को चलाने का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उसने अपने आप को उस कंट्री की गवर्नमेंट, उस कंट्री के लॉज में जो है वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान में जब बिज़नेस को रजिस्टर करवाना होता है तो 3 तरह के आर्टिकल्स को सबमिट करवाना होता है, आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये 3 आर्टिकल्स जिस बिज़नेस के पास होते हैं, हम ये समझते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये समझती है, पाकिस्तानी लेजिस्लेशंस ये समझती हैं कि ये बिज़नेस जो है ये लीगल है, क्योंकि इसने अपनी एक्टिविटीज़, अपने विज़न, मिशन, पर्पस, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसने गवर्नमेंट को मेंशन की हुई हैं। तो बेटा इसी तरह से अब चूँकि ये नेशनल बिज़नेस की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अब इसी तरह से हर कंट्री की अपनी लेजिस्लेशंस होती हैं, हर कंट्री में बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाने की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई इंटरनेशनल बिज़नेस अपने आप को अपनी होस्ट कंट्री या फ़ॉरेन कंट्री की लेजिस्लेशंस में ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा देता है और उसके पास बाकायदा एक इजाज़तनामा होता है कि येस यू कैन रन दिस बिज़नेस इन आवर कंट्री,
ठीक है। तो जब उसके पास वो इजाज़तनामा, वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जब उसके पास होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड उसके पास होता है, तो इट मीन्स कि वो बिज़नेस चाहे यहाँ पाकिस्तान की ही मेन कंपनी क्यों ना हो, इन्होंने जाके यूके में ही क्यों ना खोली हो, लेकिन चूंकि इसने अपने आप को यूके में रजिस्टर्ड करवा लिया, तो इट मीन्स कि ये वहाँ के लिहाज से लीगल है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का इशू होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की लेजिस्लेशन वैसे ही डील करेगी जैसे वो अपने रजिस्टर्ड और नेशनल बिजनेसेस को करती है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब चूँकि इंटरनेशनल बिजनेस है, कंट्री में क्या हिसाब किताब है, ये तो कंट्री की अपनी इंटरनल रजिस्ट्रेशन, मार्केट और डिमांड और पर्पस और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोड्स के बारे में, जो एग्रीमेंट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट आता है, वो यही आता है कि बात वहाँ पे आके कोड्स पे आती है या एग्रीमेंट्स पे आती है जहाँ पे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जिक्र करते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करने का जिक्र करते हैं, जब हम अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो हमें हमारे लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि कुछ एग्रीमेंट्स हों, कुछ मॉडल्स हों, जिनको फॉलो करते हुए हम ये जो ट्रांसफ़र है हम उसको करें। ठीक है। अच्छा बेटा, ट्रांसफ़र किसी भी प्रोडक्ट का हो, एक कंट्री से किसी भी दूसरे कंट्री में हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि आप खुद देखें, लेट्स सपोज़ कि यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर ही, मैं किसी बिज़नेस की बात नहीं कर रही, मैं बहुत छोटे लेवल पे लेट्स सपोज़ कि 2 बंदे हैं और उनके पास गाड़ी, एक बंदे के पास गाड़ी है और दूसरे के पास नहीं है। तो अब जो पहला बंदा है वो अपनी गाड़ी को सेल करना चाहता है, और जो दूसरा जो बंदा है, यानी दूसरी जो पार्टी है, वो उस गाड़ी को परचेज़ करना चाहती है। तो आप देखिए कि ये कोई बिज़नेस की डीलिंग नहीं है, ये आम एक नॉर्मल, एक जनरल 2 पार्टीज़ के दरमियान में एक नॉर्मल एग्रीमेंट है कि यस सर, यू वांना सेल योर कार एंड आई विल परचेज़ योर कार एट द पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है। अब दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेस एग्रीमेंट, but yes, this is some sort of agreement, because when two parties get agree on some condition, on some remuneration, तो उसमें जो है वो फिर उसको हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट की बात आ रही है। अच्छा बेटा, अब मैं गाड़ी अब देखिए कि जब उस गाड़ी को सेलर ने सेल करना है और परचेज़र ने परचेज़ करना है, तो वो एवं कोई ज़ुबानी कलामी चीज़ नहीं हो जाती कि जी ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए तो आप मेरी गाड़ी रख दें। उसमें भी देखिए कि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है। आपको पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस, शायद पता नहीं, मेरा भाई जो है वो अक्सर ये गाड़ियों को डील करता रहता है, तो उसको ये ज़्यादा पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो किसी भी एक गाड़ी को जो है वो अगर उसका ट्रांसफ़र करना हो, अगर उसको सेल या उसको परचेज़ करना है, तो किन किन डिफरेंट उसके पास भी जाते हैं, थाने भी जाते हैं, इसके कुछ वो भी सबमिट करवाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, शायद आप स्टूडेंट्स को भी पता हो। तो उस यानी कि ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी। एग्जांपल देने का मतलब ये है कि ये एक छोटा सा एक नॉन बिज़नेस डीलिंग है, लेकिन फिर भी इसको भी ट्रांसफ़र करते हुए हमें इतनी टेक्निक्स को, एक प्रॉपर एक हमें तरीक़ेकार को फॉलो करना पड़ता है, ताकि कल को कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी किस्म की लीगल या नॉन लीगल डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो अब देखेंगे, जब यहाँ पे कंट्रीज़ की बात आ जाएगी, लार्जर स्केल पे बिजनेसेस की बात आ जाएगी, तो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी तो हमें एक प्रॉपर मॉडल की ज़रूरत है ना, जिसके तहत हम हमारे बिज़नेस के एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा, इन बिज़नेस के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास एग्रीमेंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पास कोड्स। अब ये एग्रीमेंट्स जो हैं, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर सेमेस्टर नंबर 5th में बिज़नेस एथिक्स के लास्ट जो हमारी क्लासेस चल रही थी, कोई जनवरी के मंथ के लास्ट की ये बात है। जनवरी के मंथ में ये, क्योंकि फरवरी में आपका ख़त्म हो गया था सेमेस्टर, तो जनवरी की ही क्लासेस की ये बात है। तो मैंने आपको बिज़नेस एथिक्स में जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स करवाए थे, कुछ नहीं, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स करवाए थे, यूनियंस भी करवाई थी, एग्रीमेंट्स भी करवाएंगे थे, फ्री ट्रेड एरिया भी करवाए थे। अगर आपको वो नहीं भी याद, तो अभी प्रीवियस हमने ये मिड टर्म से पहले जब मैंने आपको टैरिफ, कोटा सिस्टम, प्रोटेक्शन
ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं। तो उसमें मैंने आपको टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्शन में 5 तरह के फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट और ये सारी चीज़ें जो है, ये 5 तरह की कंडीशंस मैंने आपको गेट जनरल वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी मैंने आपको ये सारे एग्रीमेंट्स भी करवाए, तो आप उसमें भी ये इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो बेटा एग्रीमेंट तो वो होते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में, लाइक अगर 3 कंट्रीज़ के बीच में भी हुआ है तो ये 3 कंट्रीज़ एक दूसरे के मेंबर कंट्रीज़ होंगे, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ जब भी कोई प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, जिनको उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है, वो उसके तहत जो है वो अपनी ये डीलिंग करेंगे। अगर किसी दूसरे एग्रीमेंट में 5 कंट्रीज़ हैं तो वो 5 कंट्रीज़ उसी लिहाज से जो है वो चलेंगे। अगर किसी एग्रीमेंट में 6 से 7 या 8, 9, 10 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ द कंट्रीज़, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ द मेंबर कंट्रीज़, तो उसमें जो है वो फिर हम वो जो भी एग्रीमेंट होगा तो उसके तहत जो है वो चीज़ों को करेंगे। अब एग्रीमेंट में बेसिकली बेटा ये एग्रीमेंट हो गए, कोड्स हो गए, इनका बेसिक मकसद यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो होती है टैरिफ, वो होता है टैक्स, ठीक है। अब बहुत सारे लाइक अगर पाकिस्तान अगर कोई चीज़ मंगवा रहा है, इम्पोज़ कर रहा है, तो चूँकि डॉलर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी भी दूसरे कंट्री से, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो उतना ही टैक्स पे करे और उसी करेंसी में करे जिस कंट्री से वो मंगवा रहा है। तो फिर इस तरह से ये अमीर गरीब कंट्री की करेंसी लेवल का हिसाब रखते हुए ये एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं और कुछ टैक्स रेट्स जो हैं वो डिसाइड कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के लिहाज से। और फिर अगर वो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रही हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उन पे जितना टैरिफ जो है वो डिसाइड हुआ है वो टैरिफ जो है वो कंट्रीज़ पे करती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई कंट्री अमीर है या गरीब है या किस कंट्री की क्या वैल्यू है। जब एक दफ़ा वो कंट्री एग्रीमेंट का हिस्सा हो गया, मेंबर ऑफ़ एग्रीमेंट हो गया या मेंबर ऑफ़ कोड है, तो देन डेफिनेटली वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा जो डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। बेटा ये था कॉन्सेप्ट आपका एग्रीमेंट्स का और कोड्स का। तो आज हमने 2 तरह के कोड्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला कोड है UNCTAD कोड। इसमें भी नॉर्मली वही बातें डिस्कस की जाएंगी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बेसिक्स बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा होता क्या है कि UNCTAD कोड, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये स्टैंड किसके लिए करता है। बेटा U स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड, N स्टैंड्स फॉर द नेशन, C स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ्रेंस, T स्टैंड्स फॉर द ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन लिखना भूल ही गई, एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट में है। A स्टैंड्स फॉर द एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट, डी स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये एक कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट है, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर एक ट्रेड एग्रीमेंट डिसाइड हुआ और फिर उस एग्रीमेंट में डेवलपमेंट हमने किस तरह से लेके आनी है अपने बिजनेसेस में, अपने ट्रेड्स में, ये सब चीज़ें भी जो है वो डिसाइड हुई। तो ये जो एक कॉन्फ्रेंस के तहत एक जो एग्रीमेंट हो गया उसको नाम दे दिया गया UNCTAD कोड, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा बेटा, अब इस कोड का, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्रीमेंट्स का पर्पस बताया है, मैंने आपको जो है वो कोड्स के बनाने का मकसद बताया है, तो बेटा इसी तरह से जो है ये इस UNCTAD कोड का मकसद क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, टू मैक्सिमाइज़ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि हम ट्रेड को मैक्सिमाइज़ करें और इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द बॉर्डर्स जो हैं वो हम उसको मैक्सिमाइज़ करें, एंड डेवलपमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट में, उस बिज़नेस में, उस ट्रेड में हमने डेवलपमेंट भी लेकर आनी है। ये इसका जो था ये एक बेसिक पर्पस था। अब जब डेवलपमेंट की बात हुई तो बेसिकली ये जो UNCTAD कोड है, इसके मेंबर्स का जो ज़्यादा आप कह लें कि जो ध्यान था, जो रुझान था, जिस वजह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और जो उनका पर्पस था पीछे इशू को हल करने का, वो ये इशू था कि हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ को किस तरह से डेवलप करना है। ऐसी कौन सी टर्म्स और कंडीशंस हों जिनके तहत हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करें और उनकी ट्रेड को भी हम डेवलप करें और उनके साथ हम जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करें, वो भी हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एनी हाउ जो ओवरऑल एक मकसद था वो ये था कि हमने डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप करना है।
बिज़नेस ट्रेड के लिहाज से, इंटरनेशनल बिज़नेस के लिहाज से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रेज़ होता है वो ये कि वाई चूजिंग अ डेवलपिंग कंट्री फॉर बिज़नेस, कि उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ही क्यों फोकस किया, क्यों उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ को मेंबर नहीं बनाया अपने कोड का। तो बेटा उसमें सबसे पहले जो था वो यही था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, ये सियासत की बातें बड़े बड़े यानी कि जब जो एक पॉलिटिशियन जब कंट्री को जो हैंडल कर रहा होता है, जब वो अपने कंट्री के एसेट पे गौर करता है, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो देखने में गरीब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतों के साथ नवाजा होता है, जिनमें से पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान में हर नेमत है, लेकिन वही कमी हम लोगों में है कि हम लोग मेहनत नहीं करते और बस उन सारी नेमतों को तलाश करने की ज़रूरत है। और फिर ऊपर से हमारी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी आ जाती हैं, मुसल्लत हो जाती हैं हमारे ऊपर कि वो बस कुछ करने के बजाय वो बस बिगाड़ ही आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन एनी हाउ यहाँ पे मैं बिल्कुल वही एग्जांपल कोट करूँगी कि जैसे वो यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि एक अब्बा जिसके 4 बेटे, कहानी आपने बचपन में पढ़ी है। तो वो अपने बेटों से कहता है कि जी आप मेहनत करें, आप खेती बाड़ी करें, तो आप इस ज़मीन में जो है वो मैंने ख़जाना है या सोना है। तो देन डेफिनेटली आप वही चीज़ है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगी इस लैंड में, तब तक जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो रिवॉर्ड्स रखे हैं, हम उनसे हमकिनार नहीं हो सकते। तो ये पॉलिटिशियन लेवल पे भी ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं। लाइक अगर मैं चाइना की बात करूँ सबसे ज़्यादा, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे किया था कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अब क्यों सपोर्ट करता है, उसका जो इंटेंशन है ये तो वही जानता है या अल्लाह जानता है। लेकिन हाँ, चाइना को ये बात पता है कि पाकिस्तान बहुत ये ब्लेस्ड कंट्री है, ठीक है। लाइक मौसमों के लिहाज से अल्लाह ताला ने जंगलात, ये जो भी कंट्री की हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, अब चाइना को ये बात पता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क एंड टू डू इन पाकिस्तान। सो दैट्स वाई वो हमेशा क्या करता है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब आगे जाके लेट्स सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स विल बी देयर, बट एनी हाउ जो कंट्रीज़ ये जानते हैं कि ये कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बस ये गरीब है, तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को फिर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो उसी एक कॉन्सेप्ट के तहत जो है ये इन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को चूज़ किया। और फिर इस कोड का मकसद क्या था, पॉलिसीज़ को बनाना, जिन पॉलिसीज़ के तहत जो है वो हम इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारी ट्रेड को मैक्सिमाइज़ करना, इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज़ करना और डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज़ करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ अलोइंग डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये अलो करना कि जब भी कॉन्फ्रेंस हो, जब भी मीटिंग हो, वो आके हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। अच्छा, और बेटा सबसे जो तीसरा जो मकसद था वो ये था कि जीएसपी, ठीक है, जीएसपी स्टैंड फॉर द जनरल सिस्टम प्रेफरेंस, ठीक है। यानी कि ये इस कोड का मकसद था कि हम एक ऐसा सिस्टम जो है हम वो मुतारफ़ करवा दें जो सारे मेंबर कंट्रीज़ के लिए एक जनरल हो, यानी कि सारे मेंबर्स कंट्रीज़ उसी के तहत काम करें, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और उसमें हर कंट्री को उसकी प्रॉब्लम्स के लिहाज से प्रेफरेंस भी दी जाए। तो प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, यानी कि टैरिफ कंसेशन, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि हमने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, और जिसके पीछे जो था वो टैरिफ में कंसेशन की गई, टैरिफ को जो है वो डिक्रीज़ किया गया कंट्रीज़ के लिए। इसी तरह से बेटा ये मैंने कुछ एग्रीमेंट्स मेंशन किए थे जिनका मैं पहले जिक्र कर रही थी। उसमें गेट आ जाता है, उसमें WT वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस आ जाता है, IMF उसमें आ जाते हैं। तो बेटा ये सारे ये जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए या जितने भी इंटरनेशनल कोड्स हो गए, इनका मकसद यही होता है कि एनी हाउ हमने मेंबर कंट्रीज़, अब जो कंट्रीज़ गेट का हिस्सा हैं वो उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड करेंगे, जो कंट्रीज़ जो हैं वो वीटो का हिस्सा हैं वो उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे, जो IMF से लिंक करें हैं वो IMF के मुताबिक करेंगे, जो GSP में लाई करते हैं वो GSP के मुताबिक काम करेंगे।
जो कोड्स में लाई कर रहे हैं वो उन कोड्स के मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। सो बेटा एनी हाउ दिस वाज द ओवरऑल UNCTAD कोड। उसका मकसद मैंने आपको बता दिया, और उसके वो बेसिकली क्यों बनाया गया था और उसका फोकस क्या है ये डिस्कस हो गया। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है OECD कोड। ये हमारा सेकंड कोड है। OECD कोड स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये कोड है जो इकोनॉमीज़ के बीच में कॉरपोरेट करना, यानी कि एक इकोनॉमी ने दूसरी इकोनॉमी के साथ किस तरह से कॉरपोरेट करना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जैसे IMF है, ठीक है। IMF का मकसद क्या है कि जो कंट्रीज़ IMF का हिस्सा हैं अगर उनको जो है वो फाइनेंशियली पैसों की ज़रूरत है तो आप उनसे पैसे हायर कर सकते हैं, ठीक है, आप उनसे लोन ले सकते हैं। सो ये फिर जो कंट्रीज़ IMF का हिस्सा हैं या IMF के एग्रीमेंट के तहत काम करेंगे वो देन डेफिनेटली इसी को फॉलो करेंगे, और जो नहीं काम करेंगे वो फिर दूसरे एग्रीमेंट्स के तहत जो है वो चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो लेकिन बेटा एनी हाउ अब ये एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जैसे IMF हो गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस को हेल्प आउट करती है और डेवलपमेंट को करती है। अच्छा बेटा ये जो OECD है, अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताने लगी हूँ कि ये काम किस तरह से ये कोड करता है। इस कोड में बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं। एक होती है काउंसिल, काउंसिल जाती है कमेटीज़ तक और कमेटीज़ जाती है सेक्रेटरीट तक, ठीक है। अब सेक्रेटरीट का तो पता ही ये सबसे हाई लेवल होता है किसी भी कंट्री के लेजिस्लेशंस का। उसके बाद काउंसिल नहीं, उसके बाद कमेटीज़ आती हैं और कमेटीज़ के बाद में काउंसिल आता है, क्योंकि काउंसिल सबसे छोटा होता है और हर इलाके का अपना अलग से काउंसिल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा ये OECD कोड बेसिकली जिन चीज़ों पे फोकस करता है ना ओवरऑल, मैं अभी ना काउंसिल की बात कर रही हूँ, ना कमेटी की बात कर रही हूँ, ना सेक्रेटरीट की बात कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल OECD कोड की बात कर रही हूँ। बेटा ये फोकस करेगा अपने मेंबर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के ऊपर, ये फोकस करेगा लेजिस्लेशंस के ऊपर कि किस कंट्री की कैसे कानून है, किस कंट्री के क्या कवानीन हैं, और ये फोकस करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस किस्म की बेहतरीन प्रैक्टिसेस हों ट्रेड की, डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, कि हम जो है वो डेवलपमेंट आए हम हमारी प्रैक्टिसेस के तहत या उसके नतीजे में, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 हम करके इसके ऑर्गन्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने काउंसिल OECD का पहला जो हेड है वो काउंसिल है। काउंसिल क्या करता है, ये स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस देता है, यानी कि स्ट्रेटजीज़ बनाता है, और स्ट्रेटजीज़ बनाने के बाद ये डायरेक्शंस प्रोवाइड कर देता है आगे कमिटीज़ को और सेक्रेटरीट को कि सर दीज आर द डायरेक्शंस अंडर विच वी हैव टू डू द वर्क, ठीक है। अब ये इसका पहला हो गया कि ये स्ट्रेटजी मेकर है और डायरेक्शन मेकर है। नंबर 2 पर यह हो गया कि ये रिप्रेजेंट्स द मेंबर ऑफ OECD। सबसे पहली बात तो ये कि ये OECD के अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक ओवरऑल काउंसिल होगी जिसमें इन सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स होंगे, और एक होगी यूरोपियन कमीशंस, और ये दूसरे नंबर पे किसको ये मेंशन करता है, यूरोपियन कमीशंस को मेंशन करता है। अच्छा बेटा अब ये तो बात अंडरस्टूड है ना कि जितने भी कोड्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, पाकिस्तान में तो बनते नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बनते हैं। हाँ हम उनका मेंबर बन जाएं, मेंबर कंट्री हो जाएं तो ये एक अलग बात है। तो ये जो है ये काउंसिल बेसिकली 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, ये करती है मेंबर्स ऑफ OECD को, और नंबर 2 पर यूरोपियन कमीशंस को, यानी कि यूरोपियन कमीशंस को भी ये डायरेक्ट करती है, उसको भी स्ट्रेटजीज बताती है और उसको भी बताती है कि आगे आपने कैसे चलना है, और इसके अलावा ये मेंबर ऑफ कंट्रीज़ को भी जो है वो लीड करती है। अच्छा बेटा अब ये बेसिक ये काम क्या है इसका करने का, कि गवर्नड बाय द सेक्रेटरी जनरल, यानी कि ये इसको जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, और डिसीजंस टेकन बाय द पैनल, और एक पैनल जो ओवरऑल काउंसिल में बना दिया जाता है, चाहे उसमें मेंबर कंट्रीज़ की हर मेंबर कंट्री का एक मेंबर हो, चाहे उसमें यूरोपियन कमीशंस के मेंबर हों, ये चाहे जो भी हैं, लेकिन वो एक जो पैनल बन जाता है फिर वो डिसीजंस लेता है अकॉर्डिंग टू सेट डायरेक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू सेट स्ट्रेटजीज़। बेटा उसके बाद ये स्टेप आ जाता है आगे कमेटीज़ के ऊपर, यानी कि अगला जो काम आ जाता है वो कमेटीज़ के ऊपर। बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
बचपन में या अभी स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि जब कॉलेजेस के बीच में स्पोर्ट्स होती हैं या स्कूल्स में स्पोर्ट्स होती हैं तो उन स्पोर्ट्स में जो है वो एक गेम खेली जाती है, यानी कि गेम होता है। और वो गेम ये होता है कि एक बड़े सारे ग्राउंड में एक टीम के लाइक अगर एक टीम में आप कह लें कि 6 लोग हैं, तो उनमें से 2 लोगों को एक जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा। फिर बाकी के 2 लोगों को इक्वल डिस्टेंस के साथ अगली वाली जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा, और बाकी के 2 लोगों को इक्वल डिस्टेंस के साथ ही आगे यानी कि थर्ड जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा। तो फिर वो स्टिक लेके भागते हैं, 2 लोगों में से कोई एक स्टिक लेके भागता है, वो उस मुकाम तक पहुंचता है, तो उसमें से अगला जो है वो स्टिक लेके भागता है, और वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उसमें से अगले जो 2 बंदे होते हैं वो स्टिक को लेके जो फाइनल पॉइंट होता है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल उसी तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करेगा जो कौंसिल है। कौंसिल ने अपना काम कर दिया, कौंसिल ने काम करने के बाद जो है वो कमेटी तक पहुँची, और कमेटीज़ ने आगे क्या किया, इन्होंने डिसीजंस लिए एंड स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, स्ट्रेटजी के लिहाज से डिस्कशंस करना, यानी कि ये जो ऊपर डिसीजंस ले लिए गए थे उन डिसीजंस के ऊपर डिस्कशंस करना, और फिर इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना जो कि कौंसिल ने बना दी है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो कमेटीज़ हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, और नंबर 2 पर ये स्टेटस वर्क कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा स्टेटस वर्क कंपनीज़ का मतलब ये कि अगेन मैं वही बात आपसे कहूँगी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और जिनके लिहाज से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को फोकस किया जाता है, वो होते हैं स्टेटस वर्क कंट्रीज़। ठीक है, अच्छा बेटा, अब कमेटी ने स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन का काम कर लिया, डिस्कशंस कर ली। अब आगे जो है वो मामला चला जाता है सेक्रेटरीट के ऊपर। ठीक है, तो सेक्रेटरीट क्या करता है, इसका पहला ये होता है कि इसने उन सारी स्ट्रेटजीज़ को, उन सारी डायरेक्शंस को, उन सारी डिस्कशंस को एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के बाद एक प्रपोज़ल सेट करना है। बेटा प्रपोज़ल आपने अक्सर मुझे क्लास में प्रपोज़ल बनाते हुए देखा है। लाइक अगर मुझे कहीं भी सर रिजवान ही नेम है ना, हाँ सर रिजवान को अगर कोई प्रपोज़ल सबमिट कराना होता है, तो इवन दो कि एक दफ़ा मेरे से जैद ने और सगीर ने कहा भी है कि मैम हमें ये एक प्रपोज़ल आप स्टार्टिंग में बहुत कि हमें दे देकर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको कर लेंगे, और आई थिंक शायद मैंने एक रफ सी कॉपी दी भी थी। तो बेटा उस प्रपोज़ल का मकसद ये होता है कि आपने अपना मिशन यानी कि अपना मकसद बात करने का ये मेंशन करना होता है, रीज़न्स मेंशन करनी होती है, कब कब क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी हैं ये आपने मेंशन की होती हैं। तो एनालिसिस करने के बाद सेक्रेटरीट एक प्रपोज़ल बनाता है, और वो प्रपोज़ल के तहत फिर जो है वो तीनों के तीनों जो कमेटीज़ हैं, कौंसल्स हैं और सेक्रेटरीट है, वो फिर उस प्रपोज़ल के तहत जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये सेक्रेटरीट में जो मेंबर्स होते हैं वो 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं जनरल डायरेक्टर्स होते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, और एक वैसे डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इनकी पोस्ट में जो है वो डिफरेंस होता है। अच्छा बेटा, अब आगे ये जो हम कोड्स में बात कर रहे हैं डिसीजंस को लेने की, स्ट्रेटजीज़ को बनाने की, बेटा ये सारे इनपुट के स्टेप हैं। ठीक है, इनपुट करने के एक्शंस हैं, और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड ट्रेड, ये हमारे आउटपुट का हिस्सा होंगे। अब एनी हाउ इनपुट्स में ये जो बेसिकली कोड्स की जो एफर्ट होती है या एग्रीमेंट्स की एफर्ट होती है, ये मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनपुट्स में क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्शन देना गवर्नमेंट को। जाहिर सी बात है, जब अपने आप एक एग्रीमेंट कर लिया आपने और आप उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, तो उस एग्रीमेंट का हिस्सा होने की वजह से उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो भी डायरेक्शन फुल हो जाती है, उसको भी पता चल जाता है कि यार मैंने किस सिमत में चलना है और किस तरह से चलना है। उसके बाद अफेक्टिव गवर्नेंस फ्रॉम वर्क। ठीक है, अब बेटा गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्न करना, उस चीज़ को चलाना, उस चीज़ को ओवरलुक करना। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में देखिए आप एचओडी होते हैं, और फिर पहले डीन होता है, फिर एचओडी होते हैं, नहीं पहले वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद डीन्स होते हैं, उसके बाद एचओडीज़ होते हैं, उसके बाद प्रोफेसर्स होते हैं, और उसके बाद लेक्चरर्स होते हैं। तो ये जो एचओडीज़ होते हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को गवर्न कर रहे होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं। सो राइट्स एंड द फंक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स, इनको मद्देनज़र रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। इक्विटी इन शेयर होल्डर्स में इक्विटी को ऐसा ना किसी को ज़्यादा शेयर मिल जाए, किसी को कम शेयर मिल जाए।
स्टेक होल्डर को हमने किस तरह से सेटिस्फाई करना है और फिर उनको किस तरह से उनकी डिमांड्स को, उनके रिटर्न्स को किस तरह से हमने जो है वो गवर्न करना है। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि जो भी पॉलिसीज़ हमारे कोड्स में, हमारे एग्रीमेंट्स में बन रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 मेंबर कंट्रीज़ के लिए कुछ और हैं और बाकी के मेंबर कंट्रीज़ के लिए कुछ और हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड, और ज़्यादा और एक बोर्ड बनाना चाहिए, पूरे का पूरा एक पैनल होना चाहिए जो कि उन सारी चीज़ों को, उन सारे प्लान वर्क को जो है ये प्लान कर सके। ठीक है, अच्छा बेटा, यस, अब मैं सोच रही थी कि मैंने इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं दी, तो ये किस चीज़ का पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि राइट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, MC में स्टैंड मेंबर कंट्रीज़। तो बेटा अब बेसिक मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उनका राइट क्या होगा, उनका बेसिक राइट्स क्या होगा कि अगर कोई चेंजिंग्स आई हैं एग्रीमेंट में या कोई किसी किस्म की, आप कह लें कि ये MC स्टैंड फॉर द मेंबर कंट्री एंड द राइट्स ऑफ द मेंबर कंट्री, और ये उसका हेड है। तो ये बेसिक राइट्स हैं उन सारे मेंबर कंट्रीज़ के। तो उसमें यह है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो सबसे पहले आप उस पॉलिसी के बारे में सबको इन्फॉर्म करें। कोई डिसीजन लिया है तो आप सबको इन्फॉर्म करें। और दूसरा राइट ये है कि फिर उस सारे चेंज पॉलिसी के ऊपर इन्फॉर्म कर देने के बाद जो हर एक का कि हर मेंबर कंट्री की अपनी अपनी पार्टिसिपेशन है, आप उस पार्टिसिपेशन से भी उनको आगाह करें ताकि वो अपने अपने हिस्से का काम टाइम पे जो है वो कर सकें। ठीक है, सो बेटा ये था, आज हमने कोड्स को डिस्कस कर लिया, हमने एग्रीमेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो न्यू टॉपिक्स के साथ होंगे। आपको आपकी असाइनमेंट भी मिल गई है। तो आई होप सो बेटा, आपकी कोई भी क्यूरीज हो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।